हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़। आज हम +2 का बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो हम बिजनेस की साइंटिफिकली मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए हमें क्या टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली टेक्निक आ रही है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये जो टेक्निक है ये टेलर ने दी थी। टेलर ने कहा था, FW टेलर ने कहा था कि हमें बिजनेस के कामों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। प्लानिंग और प्रोडक्शन फंक्शन को एक बिल्कुल सेपरेट कर दो। अब इन दोनों डिपार्टमेंट्स में फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, मतलब कुछ पर्सन्स जो एक्सपर्ट हों वो अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो अच्छे से सुपरविज़न कर सकें, गाइड कर सकें और इंस्ट्रक्ट कर सके वर्कर्स को। तो उसने आगे ये कहा कि अब सुपरवाइज़र जो एक है वो इनफ नहीं होगा, तो हमें काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे क्योंकि एक पर्सन हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक्सपर्ट्स की लिमिट भी प्रोवाइड की है कि हमें 8 स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, जिन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 हमें स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे प्लानिंग वर्क के लिए और 4 चाहिए होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। अब वो 4 कौन कौन से चाहिए होंगे और उनका आगे क्या काम होगा हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लानिंग वर्क में हमारे पास जो 4 स्पेशलिस्ट आएंगे उसमें फर्स्ट आता है रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क का क्या काम होगा कि उसने वर्कर्स के काम के लिए सीक्वेंस की प्लानिंग करनी है कि उन्हें किस सीक्वेंस में अपने काम को परफॉर्म करना है। सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को ये प्लान करना होगा कि किस मेथड से हमारे वर्कर्स को अपना वर्क परफॉर्म करना होगा, मतलब एमंग वेरियस मेथड्स उन्होंने फाइंड आउट करना होगा कौन सा बेस्ट मेथड है जो हमारे वर्कर्स फॉलो करेंगे। थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इन्होंने टाइम का रिकॉर्ड रखना होगा और इन्होंने कॉस्ट के लिए प्लानिंग करनी होगी ताकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। फोर्थ वन इज शॉप डिसिप्लिनेरियन। इन्होंने ये ध्यान रखना होगा कि डिसिप्लिन प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं और एब्सेंटिज्म कैसे चल रही है, कौन से एम्प्लॉयज़ कितने बार एब्सेंट हो रहे हैं और अगर ज़रूरत होगी तो वो अपनी स्ट्रिक्टनेस भी दिखाएंगे ताकि ज़्यादा एब्सेंटिज्म ना हो, क्योंकि इनडिसिप्लिन एंड एब्सेंटिज्म दोनों ही बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। अब आते हैं हम 4 स्पेशलिस्ट जो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। उसमें सबसे पहले है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल करवाना, चेक करना कि ये टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए ताकि जब वर्कर्स आए तो इमीडिएट काम को शुरू किया जा सके। इक्विपमेंट्स एंड टूल्स की वजह से हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। सेकेंड वन इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है, उन्होंने चेक करना है मशीन्स वगैरह को कि वो प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए और प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए उनकी। रिपेयर बॉस, इन्होंने चेक करना है कि मशीनरी में कोई डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं है, तो उसकी रिपेयर का ध्यान रखना वो किनका काम है, मतलब उस चीज़ की निगरानी करना किसका काम होगा, रिपेयर बॉस का। फोर्थ वन इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है इंस्पेक्ट करना, मतलब चेक करना कि क्वालिटी जो हमने सोची थी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रही है या नहीं, या हमने जो भी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड की हैं अपने वर्कर्स को, जो भी हमने मतलब उनको कह सकते हो गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, वो सब उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चेक करना होगा इंस्पेक्टर का काम। तो टेलर के अकॉर्डिंग ये 8 स्पेशलिस्ट हमारे पास होने ज़रूरी हैं, तभी जाके हम साइंटिफिकली अपने काम को परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है ये अनरियलिस्टिक, मतलब ये कहने में सुनने में अच्छा है लेकिन रियलिटी में इसको पॉसिबल नहीं माना गया, इसीलिए ये एक्चुअल प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं हुआ। मतलब ये वाली जो टेक्निक है ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पाई थी, ये सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित रह गई। स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है अपने काम के लिए कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर देना हर चीज़ के लिए, कि हमारे प्रोडक्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, हमने किस टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, मतलब हर चीज़ के लिए एक लिमिट प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे। ये स्टैंडर्डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप एंड साइज एटसेट्रा। इससे सबको क्लियर हो जाएगा कि हमने किस टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं और उसका क्या साइज होना चाहिए। अब उससे आगे क्या बेनिफिट होगा, to allow interchange of manufactured part and output among different products and department। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट से, मान लो हर डिपार्टमेंट अपने लेवल पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दे, तो इससे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर वही सबको स्टैंडर्ड, मतलब एक लिमिट प्रोवाइड कर देगी और सारे सेम प्रोडक्ट, सेम साइज का, सेम टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सामान को एक्सचेंज भी किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मैन मटेरियल क्वालिटी एटसेट्रा। हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना ज़रूरी है कि मैन को कितना काम करना है, हमने मटेरियल में से कितनी प्रोडक्शन करनी है, हमारा क्वालिटी का लेवल कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड होनी ज़रूरी हैं। अगर स्टैंडर्डाइजेशन होगी तभी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करेंगे, टारगेट हर चीज़ के लिए फिक्स, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि सबके लिए वो चीज़ सेम होनी चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फिक्स करना ज़रूरी है। अगर हम स्टैंडर्ड फिक्स ना करेंगे तो इससे हमारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, तो इससे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो सकती है। ज़रूरत पड़ने पर एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ चेंज नहीं कर सकता, तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह से हम साइंटिफिक मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है टू रिड्यूस नंबर ऑफ टाइप्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअल है क्या। पेपर्स बनाने वाली एक कंपनी पहले 2000 तरह के पेपर्स बनाती थी, लेकिन 2000 तरह के पेपर प्रोड्यूस करना, उसके लिए अलग अलग मशीन्स यूज़ करना, उसके लिए अलग लेबर हायर करना, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती थी, और जितना काम ज़्यादा उतनी मैनेजमेंट भी उसकी मुश्किल हो जाती थी। तो वो 2000 से पेपर वाली कंपनी ने अपनी लिमिट रिड्यूस की थी 200 पे, कि अब वो 200 तरह के पेपर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे उनके काम में क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हुई, और वो ज़्यादा अच्छे से अपने बिजनेस की मैनेजमेंट कर पाए थे। तो सिंप्लीफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इकॉनमी इन यूज़ ऑफ मशीन, हमें मशीन्स के केस में भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा मशीन्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी। जितना काम हम अपना ज़्यादा एक्सपैंड कर लेंगे, मतलब वेराइटीज़ में, उतनी वैरायटी ऑफ मशीन्स भी चाहिए होंगी, और अगर हम लिमिट रखेंगे तो हमें मशीन्स के केस में इकॉनमी, मतलब फ़ायदा होगा। इकॉनमीज यूज़ ऑफ स्टाफ, अब हमारे स्टाफ को पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा, हर तरफ अपना पैर नहीं पसारना पड़ेगा, तो वो अपनी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छे से हमें दे पाएंगे, आउटपुट अच्छी दे पाएंगे। ब्रिंगिंग डाउन लेबर कॉस्ट, और क्योंकि अलग वैरायटी के लिए लेबर भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो हमारी लेबर कॉस्ट भी इम्प्रूव होगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारी लेबर कॉस्ट भी उससे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सेकंड टेक्निक है हमारी ये वाली। अब ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। अब जितने भी हमने करनी है वो सारी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होंगी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड टेक्निक, वो है फटीग स्टडी। जब भी कोई पर्सन लगातार काम करता है, आप अपने पे ही एग्जांपल ले लो, आप स्कूल में कॉन्टीन्यूसली बिना रिसेस के 9 पीरियड्स या 8 पीरियड्स लगा सकते हो? नहीं। आपको एक ब्रेक चाहिए जिसमें आप लंच कर सकें, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकें, ताकि आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाएं। नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स को भी एक ब्रेक चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी रीगेन करके अपना काम अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को भी काम करके थकावट हो जाती है, जिससे उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो स्टेमिना है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस
उस टाइम पे उन्हें रेस्ट पॉजेस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब टेलर ने कहा है कि ये रेस्ट पॉजेस ऐसे ही नहीं दे देने कि हम प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सोचे ऐसे होता था, हम अब भी इतना रेस्ट पॉज प्रोवाइड कर देंगे। नो, वो कहते हैं प्रैक्टिकली पहले वर्कर से काम करवा के देखो, चेक करो कि कब उनका स्टेमिना रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे उन्हें ब्रेक दो। फिर ये भी चेक करो कि कितने टाइम में वो अपनी एनर्जी रीगेन करते हैं, ताकि वो फिर उतनी ही फुर्तीली से काम, उतनी ही एक्टिवनेस से काम कर सकें। तो फटीग स्टडी में हमें क्या करना होता है, हमें डिसाइड करना होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट पॉजेज, मतलब हमें कितने रेस्ट पॉजेज उन्हें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है टू डिसाइड अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट पॉजेज, मतलब उनका वो रेस्ट पॉज कितनी देर का होना चाहिए, ये भी हमें प्रैक्टिकली उन्हें काम करवा के चेक करना है, फिर डिसाइड करना है। टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ रेस्ट पॉजेज, अब जो फैक्ट्रीज वगैरह या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें उन्हें कितनी बार रेस्ट पॉज देने की ज़रूरत है। तो फटीग स्टडी में हमने प्रैक्टिकली वर्क करवा के फिर डिसाइड करना है कि हमें कितने और कितनी देर के लिए रेस्ट पॉजेज अपनी लेबर को प्रोवाइड करने हैं। फोर्थ टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या करना होता है कि किसी भी काम को करने के लिए पहले हम सारे ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम सारे ऑल्टरनेटिव्स पे प्रैक्टिस करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि उनमें से कौन सा वो मेथड है जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, जिससे हमारे सारे रिसोर्सेज बेस्ट यूटिलाइज होते हैं और हमारी आउटपुट मैक्सिमम होती है। अब मान लो हमारे पास वीविंग, बुनने का काम है। अब इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो ये काम हमारी लेबर मैनुअली मतलब अपने हाथों से परफॉर्म करे या फिर मशीन्स से परफॉर्म करें। अब हम दोनों ऑल्टरनेटिव्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि किस मेथड से हमारी कॉस्ट सबसे कम पड़ रही है, हमारी आउटपुट सबसे ज़्यादा आ रही है और हमारे रिसोर्सेज जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहे हैं विद मिनिमम वेस्टेज। तो हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे जो मेथड हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा होगा, हमें वो मेथड सेलेक्ट करना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक है बेटे, इसके बाद अभी 4 टेक्निक्स और हैं जो मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। अभी तक के लिए आप 4 टेक्निक्स को अच्छे से स्टडी कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Don't forget to like and subscribe the channel. अपनी स्टडीज ऑनलाइन ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।